हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो NCERT बायोलॉजी क्लास 11th का ये वीडियो नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अर्थात किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई क्या है और सबसे बड़ी इकाई क्या है, उन सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाइयों के बीच में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, कौन कौन से वो संवर्ग हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात किस प्रकार से जीवों को, किस प्रकार से सभी जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया था। क्योंकि जब तक हम जीवों को समूहों में बांटेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें अच्छी प्रकार से जान नहीं पाएंगे, उनके बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उनको विभिन्न संवर्गों में बांटा गया, अर्थात अलग अलग जो समूह बने ना, जो अलग अलग स्टेप्स बने थे, उन्हीं समूहों या उन्हीं ग्रुप को नाम दिया जाता है संवर्ग। ठीक है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। अब बांटने की जो क्रिया थी, मैंने पहले भी बताया था कि जीवों के वर्गीकरण की जो घटना थी वो कई तरह से थी, कई प्रकार से उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया था। तो वो एकल प्रक्रम नहीं था, एकल सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। पहले सबसे छोटी सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं, फिर उससे ऊंची सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची। तो इसी प्रकार से जीवों का जो वर्गीकरण किया गया वो एक समान प्रकार के जीवों की जो सबसे सरल इकाई थी, जिसको जाति कहा जाता है। फिर जात से किस प्रकार से वंश का निर्माण, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है। जो अलग अलग समूह आप बनाए हुए हो ना, वो अलग अलग समूह क्या है, वो समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। ये जो भी आपका टॉपिक है वही है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और सारे वर्गीकी संवर्ग मिलकर के जो छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं, ये सारे वर्गीकी संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। यानी कि जाति के बाद वंश के बाद फिर जो होता है वो क्या होते हैं, कुल होते हैं। कुल के बाद जो हैं फिर मतलब इससे बड़ी बड़ी इकाइयाँ बनती चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जाति, वंश, कुल, गण, और उसके बाद वर्ग, फिर उसके बाद संघ, फिर उसके बाद जगत, ये सभी क्या हैं, सभी मिल करके वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संवर्ग क्या प्रदर्शित कर रहा है, वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। जात उसकी क्या कर रही है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन वही वंश, क्योंकि एक वंश में कई जातियां होती हैं, तो वंश क्या हो गई, उससे बड़ी इकाई हो गई। कुल में कई वंश आते हैं, तो कुल क्या हो गई, उससे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है ना। तो वही बात हो रही है यहां पर कि प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है, और इसे प्रायः क्या कहा जाता है, वर्गक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ, अब ये अलग चीज है, पौधों के लिए है भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति का विकास हुआ। सब कुछ मिला दिया, क्या निर्माण हुआ, जगत का। और जगत में आप जानते हो कि पादप जगत अलग है, जंतु जगत अलग है।
तो जंतु जगत से छोटी जो इकाई है उसको हम लोग संघ कहते हैं, लेकिन पादप के लिए उसका क्या नाम दिया गया? भाग नाम दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? यहाँ सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत है। जगत से छोटी इकाई क्या है? संघ है, या पौधों के लिए क्या है? भाग है। उससे छोटी इकाई वर्ग है, उससे छोटी इकाई गण है, उससे छोटी इकाई कुल है, उससे छोटी इकाई वंश है, और सबसे जो छोटी इकाई है उसको कहते हैं स्पीसीज या जाति। तो इस तरह से इन इकाइयों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है, स्पीसीज है। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, मौलिक समानता अर्थात जीवों का वह समूह जिनमें आपस में क्या हो? काफी समानता हो, मौलिक समानता हो। ठीक है, कैसी समानता हो? मौलिक समानता होती है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं या उसे हम जाति कहते हैं। और जब बहुत सारी जातियां, एक से अधिक जातियां भी हो सकती हैं, तो एक से अधिक जातियां मिलकर के क्या बनाती हैं? वंश का निर्माण करती हैं। यानी एक वंश में एक भी जाति हो सकती है और एक से अधिक जातियां भी हो सकती हैं, जिनमें क्या होता है? आकारीय गुण होता है। अर्थात इसी आकार गुण के कारण जो है इनको सबसे छोटी कहे। यानी जाति में आकारीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है जिनके आधार पर हम उसे एक समूह में रखते हैं, और वो एक समूह क्या है? उस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? उस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। कैसे? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका वंश है, इंडिका इसकी जाति है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम क्या है? इसका वंश है, ट्यूबरोसम इसका क्या है? जाति है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा इसका वंश है और लियो इसकी क्या है? जाति। तो इस प्रकार से आम की जो जाति है वो क्या है? इंडिका है। आलू की जो जाति है वो क्या है? ट्यूबरोसम है। शेर की जो जाति है वो क्या है? लियो है। तो इस प्रकार से हम इस लियो को क्या कहते हैं? उसकी जाति कहते हैं। आलू के लिए ट्यूबरोसम को उसकी जाति कहते हैं। आम के लिए इंडिका को हम क्या कहते हैं? उसकी जाति कहते हैं। समझ गए? तो एक वंश में कई जातियां हो सकती हैं, एक से अधिक जातियां हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से अधिक जातियां भी हो सकती हैं। अब जाति से जो बड़ी इकाई है उसको हम लोग कहते हैं वंश या जीनस, और ये क्या है? वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का समूह है। इसके पहले ही आपने पढ़ा कि एक वंश में बहुत सी स्पीसीज हो सकती हैं। तो जो समीपस्थ स्पीसीज हैं, स्पीसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो नजदीक की जातियां हैं, वो नजदीक की जातियां मिलकर के क्या बनाती है? एक बड़े समूह का निर्माण करती हैं। उस बड़े समूह का नाम है वंश। उस बड़े समूह का नाम है वंश। तो वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का समूह है। क्या है? समूह है। कैसे? जैसे आलू, तो आलू क्या है? इसका वंश सोलेनम है। आलू के वंश का क्या नाम है? सोलेनम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का है। इसी प्रकार से सोलेनम वंश में और देखिए क्या आता है? टमाटर भी आता है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसी प्रकार से बैंगन क्या है? ये भी सोलेनम स्पीसीज में आता है, अर्थात सोलेनम मेलंजेना। तो सोलेनम वंश में क्या क्या चीज आ गई? ट्यूबरोसम यानी कि आलू, लाइकोपर्सिकम यानी कि टमाटर, और इसी प्रकार से मेलंजेना किसके लिए आया है? बैंगन। तो यहाँ क्या है? वंश क्या है? सोलेनम ही है ना। वंश क्या है यहाँ पर? सोलेनम ही है। और सोलेनम वंश में ट्यूबरोसम है, लाइकोपर्सिकम है और मेलंजेना है। इसी प्रकार से शेर पैंथेरा लियो क्या है? ये शेर का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से चीता पैंथेरा पार्डस क्या है? इसकी जाति है। पैंथेरा क्या है? इसका वंश है। बाघ में पैंथेरा टिग्रिस। तो यहां क्या है? पैंथेरा वंश है इसका। लेकिन पैंथेरा वंश में लियो किसके लिए? शेर के लिए। पार्डस किसके लिए? चीता के लिए। टिग्रिस किसके लिए? बाघ के लिए। तो पैंथेरा एक वंश है। उस वंश में क्या आता है? चीता भी आता है, बाघ भी आता है और शेर भी आता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें 3 जातियां,
पैंथेरा वंश में 3 जातियां, उसी प्रकार से सोलैनम वंश में आपने यहां पर क्या देख लिया कि कम से कम यहां पर 3 जातियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि जात से बड़ी इकाई कौन सी है? वंश है। ठीक है। अब वंश, कई वंश मिलकर के जिस बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कुल या फैमिली। तो यहां पर अगला जो है वर्ग है, संवर्ग है, वो है कुल। कुल अर्थात फैमिली। इसमें संबंधित वंश से आते हैं जो एक समान गुण वाले हैं, लगभग वो संबंधित वंश आते हैं। और कुल के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? पौधे के कायिक यानी कि शरीर की बनावट और जनन गुण। पौधे की शरीर की बनावट और जनन के गुण के आधार पर जो भी वंश हैं उन वंश को किस में रखा गया? कुल या फैमिली में रखा गया। कैसे? जैसे सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा। सोलैनम अलग वंश है, पिटूनिया अलग वंश है और धतूरा अलग वंश है, लेकिन इनकी शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार से है, मिलती जुलती है कि सोलैनम को, पिटूनिया को और धतूरा को सोलैनेसी कुल में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? सोलैनेसी कुल में रख दिया गया। इतना ही नहीं, पैंथेरा आपने भी पढ़ा कि पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों जातियां हैं। ठीक है। तो पैंथेरा वंश शेर, बाघ, चीता को फेलिस अर्थात बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। अब बात विचार करिए कि ये अलग वंश, लेकिन कुछ गुण इनके ऐसे आपस में मिलते जुलते हैं कि पैंथेरा को किस में रखा गया? फेलिडी भी कुल में रखा गया। किसके साथ? बिल्ली के साथ। तो ये फेलिस बिल्ली का वंश है, ये पैंथेरा शेर, बाघ, चीता का वंश है। इनको मिला करके किस में रखा गया? फेलिडी कुल। बात समझ में आ रही है? तो यहां 3 वंश, पौधों में 3 वंश, सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलैनेसी कुल में, और इसी प्रकार से पैंथेरा और फेलिस को किस में रखा गया? फेलिडी कुल में रखा गया। किस में रखा गया? फेलिडी कुल में रखा जाता है। ठीक है। बिल्ली और कुत्ते को फेलिडी तथा कैनिडी कुल में रखा गया है। बिल्ली किस में आती है? फेलिडी में आती है। कुत्ता किस में आता है? कैनिडी में आता है। अगला जो है यानी कि कुल से बड़ा फैमिली से बड़ी जो इकाई है, उस फैमिली से बड़ी इकाई को हम लोग कहते हैं ऑर्डर या गण। फैमिली से जो बड़ी इकाई होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्डर या गण कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि छोटी छोटी कई जातियां मिलकर के वंश का निर्माण की, अब कई वंश मिलकर के कुल का निर्माण किए। अब यहां कई कुल मिलकर के किसका निर्माण करने जा रहे हैं? गण का निर्माण करने जा रहे हैं, ऑर्डर का निर्माण करने जा रहे हैं। तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, यानी कई कुल मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? गण का निर्माण कर रहे हैं। तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। भाई समानता के और असमानता के आधार पर तो वर्गीकरण हुआ था, तो जो समान लक्षण वाले थे उनको एक समूह में रखा गया। तो यहां क्या है? यहां कुलों के समूह हैं। किसके समूह हैं? फैमिलीज के समूह हैं, कुल के समूह हैं जो आपस में क्या हैं? समान हैं, जिसके कारण उन्हें किसमें रखा गया? एक बड़ी इकाई जिसको हम लोग गण कहते हैं उसमें रखा गया। ठीक है। पादप कुल कॉन्वोल्यूलेसी सोलैनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया। यहां क्या चीज दिखाई पड़ी है? पादप कुल कॉन्वोल्यूलेसी और साथ ही साथ सोलैनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया। पॉलीसोनियल्स क्या है? गण है। पॉलीसोनियल्स क्या है? गण है। सोलैनेसी क्या है? कुल है। और ये कॉन्वोल्यूलेसी जो है वो क्या है? फैमिली है। तो इस प्रकार से कॉन्वोल्यूलेसी सोलैनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया है और इसका मुख्य आधार क्या है? पुष्पी लक्षण है। तो क्या होगा? गण की इकाई का निर्माण हुआ ना। इन जो फैमिलीज को मिलाने से क्या बना है? पॉलीसोनियल्स। क्या है? पॉलीसोनियल्स। ये कौन सी इकाई है? गण की इकाई है, ऑर्डर की इकाई है। ठीक है। इसी प्रकार से जो कार्निवोरा गण बना हुआ है,
कार्निवोरा गण, तो कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। कार्निवोरा गण में कौन कौन से कुल हैं? फेलिडी और कैनिडी कुल रखा गया है। ठीक है, तो फेलिडी तो आपने अभी जान रहा है कि इसमें क्या होते हैं? बिल्लियां होती हैं। और इसमें क्या होते हैं? कैनिडी कुल में जो है किसको रखा गया है? कुत्तों को रखा गया। किसको रखा गया है? कुत्तों को रखा गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है वर्ग या क्लास। वर्ग यानी कि अब गण से बड़ी इकाई, कई गण मिलकर के क्लास का निर्माण कर रहे हैं, वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, अर्थात अब जो है वो गण मिलकर के क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। कैसे? प्राइमेटा गण, तो प्राइमेटा गण में कौन आते हैं? प्राइमेट्स। तो प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। गण प्राइमेटा में कौन आ रहा है? बंदर आ रहे हैं, गोरिल्ला आ रहे हैं, गिब्बन आ रहे हैं। इसी प्रकार से कार्निवोरा गण में जो है बाघ, बिल्ली, कुत्ता आ रहे हैं। कार्निवोरा गण में कौन कौन आ रहा है? बाघ आ रहे हैं, बिल्ली आ रहे हैं और कुत्ता आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यहाँ मतलब ये है कि जो वर्ग है ना, वर्ग, उसमें कौन आ रहा है? गण आ रहे हैं। कौन आ रहा है? गण। यानी कि कई गण मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग। ठीक है ना? इस नाते लिखा है इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण, जिसमें क्या आ रहे हैं? बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। उसी प्रकार से कार्निवोरा गण, जिसमें क्या आ रहे हैं? बाघ, बिल्ली और कुत्ता आ रहे हैं। इनको अब इनमें क्या दिखाई पड़ रहा है? बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन और साथ साथ बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये सब के सब एक ऐसे वर्ग का निर्माण करते हैं जो क्या कहलाते हैं? मैमल कहलाते हैं। अर्थात ये अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो अपने मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस नाते इनको मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, अर्थात स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया आपका कौन सा? मैमेलिया वर्ग। और भी गण होंगे इसमें, लेकिन मैमेलिया वर्ग में ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और सारे, क्योंकि जितने भी स्तनधारी का मतलब स्तन के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने हैं, उन्हें हम कहते हैं स्तनधारी। तो इस प्रकार से वर्ग, अब वर्ग जो है वो कई वर्ग मिलकर के अब बड़ी इकाई का निर्माण करने जा रहे हैं, जिस बड़ी इकाई का नाम है क्या? संघ या फाइलम। क्या कहते हैं उन्हें हम? संघ या फाइलम। तो आपको याद होगा कि जंतुओं में क्या है? मछली के बाद उभयचर, अर्थात जो हैं जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, अर्थात एम्फीबियंस कहते हैं। सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जंतु जो होते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। इसके साथ ही साथ स्तनधारी। ठीक है, मछली, उभयचर, सरीसृप, और सरीसृप के बाद जो होते हैं वो पक्षी होते हैं। सरीसृप के बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? पक्षी। ठीक है ना? तो मछली आप जानते हो कि पानी में रहने वाले जंतु है। ठीक है, ये एक पीसीज वर्ग का निर्माण करती है, मछली वर्ग का निर्माण करती है। इसके बाद जो है उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, जिसमें मेढक इत्यादि आते हैं, वो क्या है? एक अलग, इससे भी ज्यादा विकसित। उसके बाद सरीसृप वर्ग का मतलब ये कि ये रेंगने वाले जंतु हैं, जैसे आप सांप देखते हो, छिपकली देखते हो, मगरमच्छ देखते हो। इसी प्रकार से सरीसृप के बाद जो है पक्षी वर्ग, हवा में उड़ने वाले, जिनकी हड्डियां जो होती हैं वो काफ़ी लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, ताकि ये हवा में विचरण करते हैं। और साथ ही साथ सबसे अधिक विकसित ये स्तनधारी आते हैं। कौन आते हैं? स्तनधारी आते हैं, अर्थात मैमल्स आते हैं, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा कि जो अपने बच्चों को अपनी मेमोरी ग्लैंड का उपयोग करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। तो इस प्रकार से अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जो वर्ग है ना, ये मछली भी क्या एक वर्ग है, उभयचर, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी, ये सभी वर्ग मिल करके क्या करते हैं? एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं, बड़े संवर्ग का निर्माण करते हैं, और उस संवर्ग का नाम है संघ।
क्या नाम है? संघ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? संघ कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान थी वो क्या थी? चूंकि इसमें नोटो कार्ड और तंत्रिका तंत्र, नोटो कार्ड और तंत्रिका तंत्र, ये दो चीजें जो हैं ये पाई जाती हैं और इसी आधार पर इनको हम लोग किस में रखते हैं? संघ कार्डेटा में। किस में रखते हैं? संघ कार्डेटा में रखा गया। तो कहने का तात्पर्य कि सारे वर्ग मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। लेकिन पौधों के लिए उच्चतर भाग हो जाता है, पौधों के लिए उच्चतर संवर्ग जो होता है भाग बनता है और उसको कहते हैं डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाति से शुरू किया, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद जो है आपने वर्ग, वर्ग के बाद आपने संघ, और संघ के बाद अब क्या बचा? संघ के बाद अब बचा सबसे जो टॉप का, यानी कि सबसे अंतिम पदानुक्रम स्तर, सबसे अंतिम पदानुक्रम स्तर जो है वो है क्या है? जगत। क्या है? जगत। सभी संघ, सभी जंतुओं के संघ वो जंतु जगत का निर्माण करेंगे और सभी पादपों के संघ जो होंगे यानी कि डिवीजन होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? पादप जगत का निर्माण करेंगे। जंतुओं के सभी संघ मिल करके किसका निर्माण करेंगे? जंतु जगत का निर्माण करेंगे। लेकिन चूंकि पादपों के लिए संघ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके लिए डिवीजन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो सभी डिवीजन मिल करके क्या निर्माण करेंगे? पादप जगत का निर्माण करेंगे। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग अर्थात जगत में रखा गया है। क्या रखा गया है? जगत में रखा गया है। संघ यानी कि सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? यहाँ पर जगत हो गई। ठीक है ना, सबसे बड़ी इकाई जगत में रखा गया। लेकिन पादप जगत में विभिन्न भाग अर्थात डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। इस प्रकार विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, एनिमेलिया में, और पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्लांटी जगत में रखा गया है। तो इस प्रकार से क्या है? दो जगत बने, पादप जगत और जंतु जगत, अर्थात एनिमेलिया प्लांटी पादप जगत के लिए और एनिमेलिया जंतु जगत के लिए। ठीक है ना। अब जो भी हमने भी पढ़ा तो उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप अरेंज करें तो यदि हम नीचे से चलें, जाति, जाति के बाद फिर वंश, वंश के बाद फिर कुल, कुल के बाद फिर गण, गण के बाद फिर वर्ग, वर्ग के बाद फिर संघ, और संघ के बाद क्या आ गया? जगत आ गया। ठीक है, या हम जगत से शुरू करें, जगत से शुरू करें तो जगत से अर्थात जगत तो सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो जगत जब सबसे बड़ी इकाई है तो जगत के पहले क्या है? आपका संघ है। ठीक है, और पौधों के लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। उसके वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जाति। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम नीचे से शुरू करें, नीचे सबसे छोटी इकाई से शुरू करें और सबसे उच्च इकाई हमारी जगत बनती है और सबसे छोटी इकाई क्या बनती है? जाति बनती है। सबसे छोटी इकाई जाति और सबसे बड़ी इकाई क्या बनती है? क्या बनती है? जगत। क्या बनती है? जगत बनती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो वर्ग की संवर्ग है, यही क्या है? सबसे छोटा संवर्ग क्या था? जाति का था, और सबसे बड़ा संवर्ग जो था वो क्या था? जगत का था। तो इस प्रकार से जाति, वंश, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल अर्थात फैमिली, और फैमिली मिलकर के गण यानी आर्डर, और आर्डर अर्थात गण मिलकर के वर्ग या क्लास, और फिर उसके बाद संघ जंतु के लिए और पौधों के लिए डिवीजन, और उसके बाद अंतिम जगत होता है। अंतिम इकाई जो है वो जगत की है। क्या है? जगत की है, अर्थात पादप जगत, प्लांटी किंगडम, और उसी प्रकार से जंतुओं के लिए एनिमेलिया अर्थात एनिमल जिसमें जंतु जगत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज वर्ग की संवर्ग अर्थात NCERT बायोलॉजी क्लास 11th में आज हम लोगों ने वर्ग की संवर्ग के बारे में पढ़ा है। ये सब चीज़ें जो हैं NCERT की हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को याद रखना है। बहुत अच्छी तरह से दिमाग से एक छोटे से स्टेप से चलते हैं और क्रमशः क्या होते जाते हैं?
बढ़ते चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।